हेलो गाइज, नमस्कार। कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सभी होंगे। तो साथियों, इस वीडियो में हम क्लास 12 नागरिक शास्त्र, जिसे आप सिविक्स कहते हैं, या पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत अब पाठ का नाम है दो ध्रुवीयता का अंत। इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आप सभी लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहे, क्योंकि यह टॉपिक यूपी बोर्ड के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा आप किसी अन्य बोर्ड में पढ़ाई करते हो, वहाँ भी यह पूछा जाएगा, और जो लोग कंपटीशन तैयारी कर रहे हैं वहाँ विकल्प के रूप में पूछा जाएगा। तो सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। और साथियों, जो लोग चैनल पर विजिट पहली बार किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी प्रेस कर लेंगे, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। तो शुरू हम करते हैं। क्या है दो ध्रुवीयता का अंत? ठीक, ये सिविक्स के अंतर्गत आता है। सिविक्स यानी नागरिक शास्त्र। नागरिक शास्त्र नागरिक शास्त्र तो क्या है इसमें? बर्निल की दीवार पूर्वी और पश्चिमी खेमे के बीच विभाजन का प्रतीक थी। यूरोप महाद्वीप में जर्मनी देश की राजधानी बर्निल अब देखिए, शीत युद्ध के प्रतीक 1961 में बनी बर्निल की दीवार को 9 नवंबर 1989 को जनता द्वारा तोड़ दिया गया। यह 28 वर्ष तक खड़ी रही तथा यह 150 किलोमीटर लंबी थी। बताइए, इतनी लंबी जो है 150 किलोमीटर ये लंबी दीवार थी, बर्निल की दीवार। उसके बाद क्या हुआ? सोवियत संघ USSR 1917 की रूसी उसका बोल्शेविक क्रांति के बाद समाजवादी सोवियत गणराज्य संघ USSR अस्तित्व में आया। सोवियत संघ में कुल मिलाकर 15 गणराज्य थे, अर्थात 15 अलग अलग देशों को मिलाकर सोवियत संघ का निर्माण किया गया था। सोवियत संघ का निर्माण गरीबों के हितों को ध्यान में रखते हुए किया गया। इसे समाजवाद और साम्यवादी विचारधारा के अनुसार बनाया गया। नंबर 1 है रूस, नंबर 2 यूक्रेन, नंबर 3 जॉर्जिया, नंबर 4 बेलारूस। ये चलिए यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए यहाँ पे बेलारूस, उज्बेकिस्तान, आर्मेनिया, अजरबैजान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, मोल्डोवा, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, लताविया, लिथुनिया, एस्तोनिया। अब आगे क्या है? सोवियत प्रणाली क्या है? सोवियत संघ में समतावादी समाज के निर्माण के लिए केंद्रीकृत योजना राज्य के नियंत्रण पर आधारित और साम्यवादी दल द्वारा निर्देशित व्यवस्था सोवियत प्रणाली कहलाई। यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथियों। अब आगे क्या हुआ? दूसरे शब्दों में सोवियत प्रणाली वह व्यवस्था है जिसके द्वारा सोवियत संघ ने अपना विकास किया। अब नेक्स्ट, सोवियत प्रणाली की विशेषताएं। सोवियत प्रणाली पूंजीवादी व्यवस्था का विरोध तथा समाजवाद के आदर्शों से प्रेरित थी। सोवियत प्रणाली में नियोजित अर्थव्यवस्था थी। अब नेक्स्ट, सोवियत प्रणाली की विशेषताएं। सोवियत प्रणाली पूंजीवादी व्यवस्था का विरोध तथा समाजवाद के आदर्शों से प्रेरित थी। सोवियत प्रणाली में नियोजित अर्थव्यवस्था थी। कम्युनिस्ट पार्टी का दबदबा था। न्यूनतम जीवन स्तर की सुविधा, बेरोजगारी न होना, उन्नत संचार प्रणाली थी। मिल्कियत का प्रमुख रूप राज्य का स्वामित्व, उत्पादन के साधनों पर राज्य का नियंत्रण था। अब आगे क्या है? दूसरी दुनिया के देश। पूर्वी यूरोप के देशों को समाजवादी प्रणाली की तर्ज पर ढाला गया था। इन्हें ही समाजवादी खेमे के देश या दूसरी दुनिया कहा गया। यूनियन प्राइवेट लिमिटेड।
साम्यवादी सोवियत अर्थव्यवस्था तथा पूंजीवादी अमेरिकी व्यवस्था में अंतर क्या है। आगे क्या हो जाएगा, सोवियत अर्थव्यवस्था अमेरिका की अर्थव्यवस्था राज्य द्वारा पूर्ण रूपेण नियंत्रण, और दूसरे में क्या है, राज्य का न्यूनतम हस्तक्षेप, योजनाबद्ध स्वतंत्र आर्थिक। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। नेक्स्ट, अब देखिए यहाँ पे पूरा दिया हुआ है साथ में, यहाँ तक हम चलो। नंबर 2, योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था स्वतंत्र आर्थिक उपयोगिता पर आधारित। नंबर 3, व्यक्तिगत पूंजी का अस्तित्व नहीं, व्यक्तिगत पूंजी की महत्ता। नंबर 4, समाजवादी आदर्शों से प्रेरित अधिकतम लाभ के पूंजीवादी सिद्धांत। 5, उत्पादन के साधनों पर राज्य का स्वामित्व, उत्पादन के साधनों पर बाजार का नियंत्रण। यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब क्या है, मिखाइल गोर्बाचेव। 1980 के दशक में मिखाइल गोर्बाचेव ने राजनीतिक सुधारों तथा लोकतांत्रिकरण को अपनाया। उन्होंने पुनर्रचना, पेरेस्त्रोइका व खुला ग्लाइनोस्ता के नाम से आर्थिक सुधार लागू किए। चलिए यहाँ तक स्क्रीनशॉट लीजिए। अब आगे फिर क्या हुआ, सोवियत संघ समाप्ति की घोषणा। 1991 बोरिस येल्त्सिन के नेतृत्व में पूर्वी यूरोप के देशों ने तथा रूस, यूक्रेन व बेलारूस ने सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा की। CIS यानी स्वतंत्र राज्यों का राष्ट्रकुल बना, 15 नए देशों का उदय हुआ। कई बार पूछा जाता है सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा के बाद कितने देश को, 15। अब इसके बाद सोवियत संघ में कम्युनिस्ट शासन की कमियां। सोवियत संघ पर कम्युनिस्ट पार्टी ने 70 सालों तक शासन किया और यह पार्टी अब जनता के जवाबदेह नहीं रह गई थी। इसकी निम्नलिखित कमियां थीं। कम्युनिस्ट शासन में सोवियत संघ प्रशासनिक और राजनीतिक रूप से गतिरोध हो चुका था, भारी भ्रष्टाचार व्याप्त था और गलतियों को सुधारने में शासन व्यवस्था अक्षम थी यानी सक्षम नहीं थी। में विशाल देश में केंद्रीकृत शासन प्रणाली थी, सत्ता का जनाधार खिसकता जा रहा था। कम्युनिस्ट पार्टी कुछ तानाशाह प्रकृति के नेता भी थे, यानी कम्युनिस्ट पार्टी में कुछ तानाशाह प्रकृति के नेता भी थे। तानाशाह का मतलब जो जनता की बात न सुनता हो या न सुनते हों, तो जिनको जनता से कोई सरोकार नहीं था। पार्टी के अधिकारियों को आम नागरिक से ज़्यादा विशेषाधिकार मिले हुए थे। अब सोवियत संघ के विघटन के कारण नागरिकों की राजनीतिक और आर्थिक, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। नेक्स्ट, आर्थिक, नागरिकों की राजनीतिक और आर्थिक आकांक्षाओं को पूरा न कर पाना। अब सोवियत प्रणाली की पर नौकरशाही का शिकंजा, कम्युनिस्ट पार्टी का बुरा शासन। अब आ गया, सोवियत संघ में अपना पैसा और संसाधन पूर्वी यूरोप में अधिक लगाया ताकि वह उनके नियंत्रण बने रहे। लोगों को गलत जानकारी देना कि सोवियत संघ विकास कर रहा था और संसाधनों का अधिकतम उपयोग, परमाणु हथियारों पर करना, प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढांचे में पश्चिम के मुकाबले पीछे रहना, रूस की प्रमुखता, गोर्बाचेव द्वारा किए गए सुधारों का विरोध होना, अर्थव्यवस्था गतिरोध व उपभोक्ता वस्तुओं की कमी। अब राष्ट्रवादी भावनाओं और संप्रभुता की इच्छा का उभार, सोवियत प्रणाली की सत्तावादी होना, पार्टी का जनता के प्रति जवाबदेह न होना। अब सोवियत संघ के विघटन के परिणाम, शीत युद्ध का संघर्ष समाप्त हो गया। दूसरी नेक्स्ट, दूसरी दुनिया का पतन, एक ध्रुवीय विश्व अर्थात अमेरिकी वर्चस्व का उदय, हथियारों की होड़ में समाप्ति, सोवियत खेमे का अंत और 15 नए देशों का उदय। विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसी संस्था ताकतवर देशों की सलाहकार बन गई। रूस सोवियत संघ का उत्तराधिकारी बना।
विश्व राजनीति में शक्ति संबंध परिवर्तित हो गए। समाजवादी विचारधारा पर प्रश्न चिन्ह या पूंजीवादी उदारवादी व्यवस्था का वर्चस्व। शाक थेरेपी को अपनाया गया। उदारवादी लोकतंत्र का महत्व बढ़ा। भारत जैसे विकासशील देशों में सोवियत संघ के विघटन के परिणाम। विकासशील देशों की घरेलू राजनीति में अमेरिका को हस्तक्षेप का अधिक अवसर मिल गया। कम्युनिस्ट विचारधारा को धक्का। विश्व के महत्वपूर्ण संगठनों पर अमेरिकी प्रभुत्व। IMF, वर्ल्ड बैंक। बहुराष्ट्रीय कंपनियों को भारत व अन्य विकासशील देशों में अनियंत्रित प्रवेश की सुविधा। यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथियों। नेक्स्ट अब देखिए अब आगे क्या हुआ फिर। एक ध्रुवीय विश्व में एक महाशक्ति का होना। 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद एक ध्रुवीय विश्व की स्थापना हुई। उस वक्त विश्व में अमेरिकी वर्चस्व को चुनौती देने वाला कोई देश नहीं था। विश्व में पूंजीवादी व्यवस्था का बोलबाला हो गया, क्योंकि समाजवादी अर्थव्यवस्था असफल हो गई। अमेरिका का सैन्य खर्च और सैन्य प्रौद्योगिकी की गुणवत्ता का इतना अच्छा होना कि विश्वमयी कोई भी देश उसको चुनौती नहीं दे सकता था। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों पर भी उसका वर्चस्व था। उसकी जीन्स, कोक, पेप्सी आदि विश्व भर की संस्कृतियों पर हावी हो रहे थे। अब आगे क्या है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों पर भी उसका वर्चस्व था। उसकी जीन्स, कोक, पेप्सी आदि विश्व भर की संस्कृतियों पर हावी हो रहे थे। अब आगे क्या है। हथियारों की होड़ की कीमत। सोवियत संघ ने हथियारों की होड़ में अमेरिका को कड़ी टक्कर दी, परंतु प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढांचे के मामले में वह पश्चिमी देशों से पिछड़ गया। उत्पादकता और गुणवत्ता के मामले में वह पश्चिम के। अब यहाँ तक इसे साथ ले लीजिए साथियों। अब नेक्स्ट क्या हो जाएगा। आगे क्या हुआ। देशों से बहुत पीछे छूट गया। शाक थेरेपी क्या है। शाक थेरेपी शाब्दिक अर्थ है। शाक थेरेपी का शाब्दिक अर्थ है आघात पहुंचाकर उपचार करना, यानी पहले क्या है किसी को पीटना उसके बाद दवा कराना, वही है। तो साम्यवाद के पतन के बाद सोवियत संघ के गणराज्यों को विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा निर्देशित साम्यवाद से पूंजीवाद की ओर संक्रमण परिवर्तन के मॉडल को अपनाने को कहा गया। इसे ही शाक थेरेपी कहते हैं। अब आगे क्या है। शाक थेरेपी की विशेषताएं। मिल्कियत का प्रमुख रूप, निजी स्वामित्व, राज्य की संपदा का निजीकरण, सामूहिक फार्म को निजी फार्म में बदल दिया गया। अब पूंजीवादी पद्धति से खेती की जाने लगी। अब मुक्त व्यापार व्यवस्था को अपनाना, मुद्रा की आपसी परिवर्तनीयता, पश्चिमी देशों की आर्थिक व्यवस्था से जुड़ाव, पूंजीवाद के अतिरिक्त किसी भी वैकल्पिक व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया गया। शाक थेरेपी के परिणाम क्या हुए। पूर्णतः असफल रूस का औद्योगिक ढांचा चरमरा गया। नेक्स्ट, रूसी मुद्रा रूबल में गिरावट, समाज कल्याण की पुरानी व्यवस्था नष्ट, सरकारी रियासत खत्म हो गई, ज़्यादातर लोग गरीब हो गए, 90% उद्योगों को निजी हाथों या कंपनियों को कम दामों, औने पौने दामों में बेचा गया, जिसे इतिहास की सबसे बड़ी गराज सेल कहा जाता है। आर्थिक विषमता बढ़ी, खाद्यान्न संकट हो गया, माफिया वर्ग का उदय हो गया, अमीर और गरीब के बीच तीखा विभाजन हो गया, कमज़ोर संसद व राष्ट्रपति को अधिक शक्तियाँ, जिसमें सत्तावादी राष्ट्रपति शासन। उसका भी गराज सेल क्या थी। गराज सेल। शाक थेरेपी से उन पूर्वी एशियाई देशों की अर्थव्यवस्था चरमरा गई जिनमें पहले साम्यवादी शासन थी। रूस में पूरा का पूरा राज्य नियंत्रित औद्योगिक ढांचा चरमरा उठा। लगभग 90% उद्योगों को हाथों या कंपनियों
निजी हाथों या कंपनियों को बेचा गया। अब आगे क्या है, आर्थिक ढांचे का यह पुनर्निर्माण। चूंकि सरकार द्वारा निर्देशित औद्योगिक नीति के बजाय बाजार की ताकतें कर रही थी, इसलिए यह कदम सभी उद्योगों को मटिया मेट करने वाला साबित हुआ। इसे इतिहास की सबसे बड़ी गराज सेल के नाम से जाना जाता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यानी जब कोई चीज़ 10 रुपए की चीज़ या 1000 रुपए की चीज़ 100 रुपए में बिक जाए तो क्या कहते हैं, बहुत बड़ी गर्ज है। तो इसलिए जो है महंगा होकर सस्ता में बिक जाए, जिसे क्या कहते हैं, गराज सेल। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आगे क्या है, गराज सेल जैसी हालत उत्पन्न होने के कारण क्या थे, महत्वपूर्ण उद्योगों की कीमत कम से कम करके आंकी गई और उन्हें औने पौने दामों में बेच दिया गया। हालांकि इस महाबिक्री में भाग लेने के लिए सभी नागरिकों को अधिकार पत्र दिए गए थे, लेकिन अधिकांश नागरिकों ने अपने अधिकार पत्र काला बाजारियों के हाथों बेच दिए, क्योंकि उन्हें धन की ज़रूरत थी। रूसी मुद्रा के मूल्य में नाटकीय ढंग से गिरावट आई। मुद्रास्फीति इतनी ज़्यादा बढ़ी कि लोगों की जमा पूंजी जाती रही। आगे क्या हुआ साथियों, संघर्ष व तनाव के क्षेत्र। सोवियत यानी पूर्व सोवियत संघ के अधिकांश गणराज्य संघर्ष की आशंका वाले क्षेत्र हैं। इन देशों में बाहरी ताकतों की दखल अंदाजी भी बढ़ी। रूस के 2 गणराज्यों चेचन्या और दागिस्तान में हिंसक अलगाववादी आंदोलन चले। चेकोस्लोवाकिया 2 भागों चेक और स्लोवाकिया में बढ़ गया। अब क्या हुआ, अरब स्प्रिंग। 21वीं शताब्दी में पश्चिम एशियाई देशों में लोकतंत्र के लिए विरोध प्रदर्शन और जन आंदोलन शुरू हुए। ऐसे ही एक आंदोलन को अब स्प्रिंग के नाम से अरब स्प्रिंग के नाम से जाना जाता है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। नेक्स्ट, अब आगे फिर क्या हुआ, इसकी शुरुआत ट्यूनीशिया में 2010 में मोहम्मद वाउजिजी के आत्मदाह के साथ हुई। विरोध प्रदर्शन के तरीके, हड़ताल, धरना, मार्च, रैली। विरोध का कारण जनता का असंतोष, गरीबी, तानाशाही, मानव अधिकार उल्लंघन, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी यानी बेरोजगारी। उसके बाद बाल्कन क्षेत्र क्या है, बाल्कन गणराज्य यूगोस्लाविया गृह युद्ध के कारण कई प्रांतों में बढ़ गया, जिसमें शामिल बोस्निया हर्जेगोविना और क्या हुआ, स्लोवेनिया तथा क्रोएशिया ने अपने को स्वतंत्र घोषित कर दिया। आगे क्या हुआ, बाल्टिक क्षेत्र के लिथुआनिया ने मार्च 1990 में अपने, चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, 1990 में अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया। एस्टोनिया, लताविया और लिथुआनिया 1991 में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य बने। 2004 में नाटो में शामिल हुए। मध्य एशिया क्या है, मध्य एशिया के तजाकिस्तान में 10 वर्षों तक यानी 2001 तक गृह युद्ध चला। अजरबैजान, आर्मेनिया, यूक्रेन, किर्गिज़स्तान, जॉर्जिया में भी गृह युद्ध की स्थिति है। मध्य एशियाई गणराज्यों में पेट्रोल के विशाल भंडार हैं। इसी कारण से यह क्षेत्र बाहरी ताकतों और तेल कंपनियों की प्रतिस्पर्धा का अखाड़ा भी बन गया है। पूर्व साम्यवादी देश और भारत। पूर्व साम्यवादी देशों के साथ भारत के संबंध अच्छे हैं।
रूस के साथ विशेष रूप से प्रगाढ़ है। दोनों का सपना बहुध्रुवीय विश्व का है। दोनों देश सह अस्तित्व, सामूहिक सुरक्षा, क्षेत्रीय संप्रभुता, स्वतंत्र विदेशी नीति, अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों का वार्ता द्वारा हल। अब आगे क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ के शुद्धिकरण तथा लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं। 2001 में भारत और रूस द्वारा 80 द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर। भारत रूसी अधिकारों पर खरीदार। रूस से तेल का आयात, परमाणु योजना तथा, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। प्लीज स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए अब क्या है? रूस से तेल का आयात, परमाणु योजना तथा अंतरिक्ष योजना में रूसी मदद। कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान के साथ ऊर्जा आयात बढ़ाने की कोशिश। गोवा में दिसंबर 2016 में हुए ब्रिक्स सम्मेलन यानी BRICS के दौरान रूस भारत के बीच हुए 17वें वार्षिक सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच रक्षा, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष अभियान समेत आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने एवं उसके लक्ष्यों को प्राप्ति पर बल दिया गया। यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथियों। अब नेक्स्ट, चलिए अब यहाँ तक जो है यहीं तक पूरा हुआ, यानी फिर से देख लीजिए इसको। यहाँ से गोवा में दिसंबर 2016 में ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान रूस भारत के बीच हुए 17वें वार्षिक सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच रक्षा, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष अभियान समेत आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने एवं उसके लक्ष्यों की प्राप्ति पर बल दिया गया। तो साथियों, इसी के साथ ही ये टॉपिक हुआ पूरा। आप लोग इसका अध्ययन कर लेंगे और इस वीडियो पर सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, क्योंकि साथियों ये टॉपिक पढ़ लेंगे तो आपको अब कहीं और अध्ययन करने की आवश्यकता नहीं है। इसी से क्वेश्चन बन जाएंगे, इसी में पूछा जाएगा। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।